बेटा अब हम अपना नेक्स्ट आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मुझे ना बच्चों के थोड़े से फीडबैक आए मेरे स्कूल के बच्चों के कि क्या कहते हैं, ये जो बोर्ड है उससे आप लोगों को जो लाइट दिख रही है उसके ऊपर जो मैं लिख रही हूँ वो आपको नहीं दिख रहा था। तो ऑल्दो मैंने डिक्टेट करके लिखा है, ठीक है, इधर के साइड। और बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये स्केलर क्वांटिटीज़ है, मैंने क्वांटिटीज़ लिख दिया है, तो ये स्पेलिंग यहाँ पे क्वांटिटीज़ होगा, ठीक है। एंड हेयर ऑल्सो यहाँ पे भी था, ठीक है। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, ये वाला टॉपिक मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग करके हम कंटिन्यू करेंगे। सो इस टॉपिक में क्या था, मैंने क्या समझाया था कि देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता रही थी। तो अगर आपका घर ये है और आपके फ्रेंड का घर यहाँ पे है और आपको एक गली ऐसे 3 करके पार करनी पड़ रही है, तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस, देन 5 मीटर, देन 7 मीटर, ऐसे करके आप जाओगे। देन एक यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई घर वर नहीं है, कोई मान लो कोई प्लॉट है या फिर वहाँ पे आप गुजर के जा सकते हो, ये रास्ता खाली है, तो ऑब्वियसली ऑल्दो यहाँ पे रोड है, आपका डिस्टेंस ये बनेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को अगर आप P मान लो और इस पॉइंट को अगर आप Q मान लो, देन यू विल सी दैट P एंड Q में द शॉर्टेस्ट पाथ इज दिस AB, राइट। ये A से लेके B तक शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक मन में एक सवाल होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्टेंस बता दिया 7 + 10 + 5 एंड 7, 21 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्चुअल मुझे डिस्टेंस कवर करने में, जो एक्चुअल पाथ मैंने कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था, द शॉर्टेस्ट पाथ, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो सकता है आपके दिमाग में कि इसकी ज़रूरत क्या थी, व्हाट्स द नीड ऑफ इट, डिस्टेंस से काम चल रहा था ना, तो क्या डिस्प्लेसमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है। और चलो ठीक है, आपने बनाया तो बनाया, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई एक बात बताओ, जब तुम लोगों को यही करना था, हमें यही करना था, ये 5 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये ऐसे ऐसे करना था, और फिर हमने कहा नहीं अब यहाँ से भी शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, तो हमें क्या ज़रूरत है इसको डिस्टेंस कंसिडर करने की, हम इसी को कर लेते हैं डिस्टेंस। मान लो कि इसको बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा, ये 5 मीटर पहुँच जाएगा, ठीक है, 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, तो ये इन दोनों का जो डिस्टेंस था वो तो कवर होने का टाइम बच जाएगा, तो ये जल्दी पहुँच जाएगा। तो हमें ज़रूरत क्या थी डिस्टेंस रखने की, हम ये बोल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस यहाँ पे है। तो एक बात समझो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे का जो मेन वो है ना, वो जो एसेंस है वो समझो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, एक दो पॉइंट्स के बीच में, विच इज़ वन इज़ इनिशियल पॉइंट, ठीक है, एंड द अदर इज़ फाइनल पॉइंट, जहाँ से आपका जो बॉडी है उसकी जो उसका जो मोशन है शुरू हो रहा है और जहाँ पे फाइनली ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे शुरू हो रहा है वो इनिशियल पॉइंट है, जहाँ पे ख़त्म हो गया फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँच गया वो उसका फाइनल पॉइंट है। तो उन दोनों के बीच में जितने भी पॉसिबल तरीके से वो अपना रास्ता कवर कर सकता है, ठीक है, वो सब, जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे आया, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम ये कंज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे रास्ता नहीं है ना, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। तो मैंने यही एज्यूम किया कि जितने भी पॉसिबल इसके वो हैं जिससे ये पॉइंट P से पॉइंट Q पे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आएगा, वो एक ये निकला और एक ये निकला। उन सभी पॉसिबल रास्तों में से जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको मैंने मेरी स्टडी को आसान बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट नहीं है वो हमारे क्या है, डिस्टेंस है। इसमें अब कोई डाउट आपको आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्दो अगर एक चीज़ क्लियर है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देन आपका ये पॉइंट हो गया। अब देखो हमने ना डिस्टेंस, अभी जैसे हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ की थी, तो हमने इसकी डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी की, देन उसका मैंने बोला कि हम डेफिनेशन को इसी में लिख लेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन में ही लिख लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है। अब जैसे कि
एक बात हमने समझ ली कि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक और चीज़ आपको जानिए, व्हाट इज दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी है और यहाँ पे आपको डायरेक्शन, इट हैज़ नो डायरेक्शन, डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट will require direction, that is why it is a vector quantity and this is a scalar quantity। and इसका भी क्वेश्चन 2 नंबर में, ठीक है, जो आपका साल का जो सबसे पहला एग्जाम होता है जनरली, जो PT1s होते हैं या फिर जो सबसे फर्स्ट UT एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्योंकि मोशन जो चैप्टर होता है फिजिक्स का, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपकी NCERT का यही होता है, ठीक है। और तो इसलिए फिजिक्स का ये वाला चैप्टर तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो उसमें 2-3 नंबर के जो सवाल होते हैं ना, क्योंकि पेपर उसमें कम मार्क्स के बनते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप एज यू कैन सी, आपने अगर पढ़ा, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर आप सुनोगे आपको समझ आएगा कि अरे भाई इसमें तो कुछ टफ था ही नहीं, फालतू का हुआ बना के रखा हुआ है कि भाई 9 टफ है, 9 टफ है, 9th टफ है, ठीक है। लेकिन 9th टफ नहीं है। टफ क्या है? टफ टेक्निकली इसमें कुछ नहीं है, ना हिंदी टफ है, ना इंग्लिश टफ है, ना मैथ्स टफ है, ना साइंस टफ है। जस्ट द पॉइंट इज, अगर आपकी क्लास में कोई टॉपर बच्चा है ना, उसको देखकर ये मत सोचना कि ओ माय गॉड उसके पास ऐसा कौन सा दिमाग में पुर्जा ऐड है जो मेरे दिमाग में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है लिटरली। जस्ट हो सकता है उसको कोई बहुत अच्छा टीचर मिल गया हो सकता है उसका बेस हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हो, वो चीज़ आपके साथ ना हो पाई हो, किसी भी कारणवश आपका बेस बचपन में स्ट्रॉन्ग ना रह पाया हो, किसी ने ध्यान ना दिया हो, जो भी आपने इन केस कोई लापरवाही कर ली हो, व्हाटएवर। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो करने के लिए क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा तोप है तब जाके होगा। आपने डिस्टेंस पढ़ा, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पहले से समझ ना आई हो, बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा है। क्यों घुसा है? बिकॉज वो सब हमारे आसपास हो रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम भाई जब हम स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, वी ट्राई कि हम एक शॉर्टेस्ट पाथ वो करें, अपनाएं। ये सब अपने डेली लाइफ में करते हैं, जस्ट हम उसको साइंस में उसका एक टर्म भी है, वो हमें फर्स्ट टाइम पता चलता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बस मुझे डिस्प्लेसमेंट की आपको एक और समझानी है, ठीक है, समझो। देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं। अच्छा खासा डिस्टेंस से काम चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट फालतू में कूद कर आ गया, है ना। तो एक बात समझो, और जब मैं स्पेशली जब मैं कह रही हूँ उसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई, तो मैंने बोला कि मैंने सपोज़ मैंने 5 मीटर की दूरी तय की। अब मैंने वो 5 मीटर की दूरी अगर मैं बस बोल रही हूँ, तो मुझे डिस्टेंस मैंने बताया, उसमें डायरेक्शन की मुझे कोई नहीं इतनी थी। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ साइंस में ऐसी होती है जिसको स्टडी करने के लिए मुझे डायरेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, उसकी दूरी को दूरी जो उसने जितनी तय की उसके साथ, जिसका बहुत इजी और सिंपल एग्जांपल है फोर्स का, ठीक है। जब हम फोर्स पढ़ते हैं ना बेटा, तो देखो फोर्स का क्या होता है। जैसे एक बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो कि यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। उस टेबल को बहुत ही जान से, मतलब आप मान लो यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स आप इस साइड से लगा रहे हैं, ठीक है। इस टेबल को बहुत ऐसे खींच तक वो धक्का दे रहे हैं। आपका जो फ्रेंड है वो भी इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहा है, इक्वल टू न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर से। जब इधर से उधर से दोनों ही साइड से सेम क्वांटिटी का फोर्स, सेम अमाउंट का फोर्स जा रहा है, और इधर से भी सेम ही का पुश एंड पुल हो रहा है, पुश एंड पुल कह रही हूँ, दोनों ही साइड आप पुश कर रहे हो, वो भी सेम उसके, तो क्या ये मूव करेगा? ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ द सेम अपोजिट डायरेक्शंस। इसकी डायरेक्शन ऐसी, इसी डायरेक्शन ऐसी, ये 2 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और वो 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या सिर्फ ये मैग्नीट्यूड मायने रखा? नो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कौन सी थी, ये भी इस डायरेक्शन ने भी इस पर इफेक्ट डाला। अगर सपोज हो सकता है कि वो बच्चा यहाँ से नहीं, वो यहाँ से देता 2 न्यूटन का फोर्स, तो वहाँ पे मूवमेंट होती, क्योंकि ना यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्शन ऐसी है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। बट अगर वही फोर्स वो बच्चा इधर से दे रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है वो, तो ओवरऑल 0 बन गया रिजल्ट, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया, रिजल्टेंट फोर्स मतलब जो फाइनल फोर्स आया, वो क्या आया? वो 0 आया। तो ये मूवमेंट ही नहीं होगी। बट अगर एक साइड ज़्यादा हो गया, अगर 4 न्यूटन है, यहाँ पे 2 न्यूटन है, तो जहाँ ज़्यादा है वो उसको कम है, तो इस की साइड इसका
इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और इधर मूव कर जाएगी टेबल। तो इसलिए कुछ कुछ मेरी ऐसी क्वांटिटीज़ है जहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस को पढ़कर मैं नहीं निकाल सकती उसके आंसर्स, ठीक है। उसको अगर मुझे प्रॉपरली स्टडी करना है, सो आई हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट एज वेल, ओके। सो फॉर इट हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में, हाई क्लासेस में जाएंगे ना, तो ये तो बस एक बेटा इंट्रोडक्शन है, अभी तो बस बच्चे हो आप, जस्ट इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी तो ये ट्रेलर भी नहीं है। तो वो 11th क्लास में जब वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो, ओह इसलिए आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ बताई गई थी, डिस्प्लेसमेंट बताया गया था। अभी आप वेलोसिटीज़ भी पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ है और बहुत सब मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, बहुत इन्जॉय करके आप पढ़ोगे। बहुत कुछ ऐसा आपको लगेगा, ओ माय गॉड ऐसा भी था साइंस में, मज़ा आ गया, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं जो भी करा रही हूँ, मतलब डेफिनेशन इन दोनों की, यूनिट्स वगैरह, दोनों की यूनिट सेम ही होती है, मीटर ही होती है, बस इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस डिफरेंस में ही आपके वो नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, द एक्चुअल पाथ। और देखो बेटा मैं डिक्टेट भी करती जा रही हूँ, ऑल्दो मुझे बच्चों ने बताया था कि यहाँ पे जिस साइड रिफ्लेक्शन पड़ रही है लाइट की, वहाँ पे दिखता नहीं है लिखने पे, तो मैं उस एक साइड को क्या कहते हैं, ये इस एक साइड को बेटा वो कर दूंगी, क्या कहते हैं, नहीं लिखूंगी इस एक पोर्शन में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। इस पोर्शन को मैं लिखूंगी नहीं, ओके। तो डिस्टेंस का मीनिंग, डेफिनेशन क्या हुई, द एक्चुअल पाथ कवर्ड by a moving body between its initial and final position is called distance. Then डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द शॉर्टेस्ट path between the initial and final position of a moving body is called displacement. ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड आपका अब दूसरा पॉइंट, इस पोर्शन को मैं कट कर देती हूँ। आपको जब दिखेगा ही नहीं तो यहाँ पे लिखने का तो फिर मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। Second point, it has no direction and displacement में it has direction, ठीक है।
देन आपका थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, ये स्केलर है या वेक्टर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी it is a vector quantity. देन तीसरा देखो बेटा, डिस्टेंस किसी भी परिस्थिति में आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ज़ीरो होगा। मैं कितने दूर गई, मैं रेस्ट पे हूँ, मैं गई ही नहीं कहीं पे, तो मैं ज़ीरो मैंने मीटर कवर किया। जब मैं गई नहीं तो मैं ज़ीरो ही मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो इट विल बी ज़ीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। ओके, तो डिस्टेंस इट कैन बी, इस पोर्शन को छोड़ रही हूँ मैं, इट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो। एंड डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, वो तीनों हो सकता है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों हो जाएगा। कुछ इसमें ऐसा जो तुम्हें लगा कि माय गॉड ये क्या देख लिया मैंने, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है? तो अगर कोई आपको कहता है ना आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, 9 बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप स्केलर की स्पेलिंग गलत लिख दोगे, डायरेक्शन की स्पेलिंग गलत लिख दोगे, इनिशियल पोजीशन इन सब की स्पेलिंग गलत लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दोगे, की टर्म्स ही गलत लिख रहे हो, हाउ कैन अ टीचर कैन गिव यू मार्क्स? बट अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान दिया और कुछ स्पेलिंग्स आपने सही सही लिख दी, जैसे कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ लिख दिया, ठीक है, इसमें स्केलर ये वेक्टर लिख दिया, नो डायरेक्शन लिख दिया, पॉजिटिव ज़ीरो लिख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो लिख दिया। अब बताओ, बच्चे ने जब की टर्म्स लिख दिया, जैसे कि ना डेफिनेशन में वो लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने मोशन की डेफिनेशन की थी जब, तो मैंने लिखा था, आई एम नॉट, मुझे अच्छा एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमने ऐसा लिखा था ना कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स रेफरेंस पॉइंट। तो टाइम और रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आपने वो नहीं लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अब छोटे बच्चे नहीं है कि आप बचपन वाली डेफिनेशन लिखेंगे कि जो मूवमेंट होती है उसको मोशन बोलते हैं, नो यू कांट राइट लाइक दिस। बट अगर कम पढ़ने वाला बच्चा भी, जिसने नहीं पढ़ा है, बस उसने वो कीवर्ड्स लिख दिए हैं, एज अ टीचर आई एम बाउंड टू गिव मार्क्स टू हिम और हर, बिकॉज उसने वो कीवर्ड डाला है, राइट? मान लो तुम्हें डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं आ रहा, तुमने लिख दिया डिस्टेंस में नो डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन, कुछ मीनिंग नहीं है, बट एटलीस्ट बच्चे ने की टर्म्स लिखे हैं ना, की वर्ड्स लिखे हैं ना, तो आई एम बाउंड टू गिव हिम समथिंग, कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा, हाफ, वन, कुछ भी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? मैं उसको ज़ीरो नहीं कर सकती, बिकॉज बच्चे ने की टर्म लिखा है। बच्चे ने यहाँ पे डिस्टेंस पे स्केलर और वेक्टर लिख दिया, पूरी सेंटेंस नहीं लिखा। स्केलर की स्पेलिंग ठीक है, वेक्टर की स्पेलिंग ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी लिख दिया, वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया, पूरा सेंटेंस ऐसे इट इज अ ऐसे नहीं लिखा। स्टिल आई एम बाउंड टू गिव हिम मार्क्स, बिकॉज उसने बिल्कुल की टर्म इस्तेमाल किए, वो भी बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ। तो बेटा मार्क्स गेन करना भी हम सीख रहे हैं, हम प्रॉपरली बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करना भी सीख रहे हैं। तो अगर इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस इज वेरी समथिंग विच इज़ नॉट विच इज़ योर थिंग, तो यू कैन use these traits, okay? You have to just show that you have studied something or something which is short but solid, little but solid, okay? Now moving to next topic. बेटा देखो, हमारा ये हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमारा जो अगला जो हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या होता है, हमारा सॉलिड कह रही हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या आता है? स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो, अगर आप मेरे नोट्स नहीं उतार रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लिटरली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि बेटा एग्ज़ाम के दिनों में ना टीचर की कही हुई बात भी तभी याद आती है जब हमारे आंखों के सामने नोट्स खुले होते हैं, फिर याद आता है अच्छा मैम ने ये लिखवाते हुए कैसा कहा था, हमें ये बोला था, ये समझाया था, तब हमें ऐसा रिकॉल आता है, ऐसा लगता है कि ना कानों में वही आवाज़ वापस गूंज रही है।
लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे हो, आप सुनी बातें कितना ही याद कर पाओगे। इतनी ही अगर आपकी मेमोरी तेज़ होती तो बताओ, मतलब आपको कुछ पढ़कर एकदम से याद नहीं हो जाता। समवेयर यू हैव टू कीप द थिंग्स इन योर रिकॉर्ड। हम रिकॉर्ड्स इसलिए रखते हैं, ये आपका क्या है, नोट्स क्या एक रिकॉर्ड सिस्टम होता है आपका। रिकॉर्ड मतलब जैसे कि हम जैसे अपने उसकी फ़ाइल बनाते हैं ना कि अच्छा ये मार्क्स मिले थे, वरना ऐसे नहीं होता। अगर ह्यूमन मेमोरी पावर इतनी तेज़ होती तो अगर ऑफिस में जाते हैं, फिर अगर हम कहीं भी जाते हैं तो बोलते ना हाँ मैं बचपन में इतने मार्क्स मिले थे। क्यों रिपोर्ट कार्ड बनाए जाते हैं? ताकि वो एक रिकॉर्ड बन के रह जाए कि हाँ आपको इस क्लास में इतनी परसेंटेज, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, इस चीज़ में इतनी ग्रेडिंग मिले हैं। तो आप ये समझो कि अगर आप नोट्स नहीं लिख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका टाइम को यूज़ करना है। दूसरा, नोट्स बना रहे हो बट उसको पॉज करके वैसे स्किप कर करके नोट्स बना रहे हो ना। खेल तो हमने भी खेले हैं, मतलब हम भी कभी तुम्हारी एज में थे तो हमें भी पता है कि हाँ बच्चे कैसे यूट्यूब पे करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये मिस्टेक होती है, ऐसे नहीं पढ़ना होता। टीचर जो समझा रहे हैं उसको सुनना भी होता है। अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को नहीं सुन रहे हो और यू आर जस्ट राइटिंग माई थिंग फ्रॉम माई बोर्ड, स्टिल यू आर मिसिंग समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ आई एम टेलिंग यू समथिंग, इट इज़ related to your topic, related to your grabbing marks. So you have to do both things. आपको लेक्चर सुनना भी है, लिखना भी है, ठीक है। और मैं बीच बीच में रुकती भी हूँ ताकि आप लिख पाओ और आपको ऐसा ना लगे कि अरे हमारा 20 मिनट का वीडियो हमारा 40 मिनट में कवर हुआ। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज बीच बीच में मैं खुद भी गैप लेती हूँ ताकि आप लिख पाएँ उस दौरान और सुन भी पाएँ। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, देखो मैंने लाइन बना दी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? स्पीड का एंड वेलोसिटी का। ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हमने बस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करा। टिल देन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आपको अब नोट्स याद भी करने हैं, ठीक है। अब 9th क्लास में आपके जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो वैसे नहीं आते हैं कि आपने एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर लिए और बस पेपर में वही आ गया। अब छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। आपकी जो बुक्स होती थी स्पेसिफिकली होती थी, अंदर से कुछ ज़्यादा नहीं आता था, आता भी तो बहुत कम आता था। लेकिन 9th क्लास में अंदर से भी आता है, एक्सरसाइज से भी आता है, कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी चला जाता है, ताकि आप 10th के लिए तैयार रहो। तो हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आपको नोट्स याद करने हैं, और अगर आप अभी याद नहीं करोगे ना तो ऐसे करते करते बहुत सारे नोट, अगर आपको स्टार्टिंग के 3 पेज के नोट्स बने वो आपने याद नहीं किए, फिर आगे जाके वो 18 पेज बन जाएंगे तो कैसे याद हो पाएगा। तो आप अपना वर्कलोड मत बढ़ाना, जैसे जैसे करते जाओ, याद करते जाओ। 9th क्लास में अगर आप पेपर के एक दिन पहले पढ़कर सोच रहे हो कि यू विल गेट गुड मार्क्स, नो, ये अपने ना सपनों में सोचना। जब रात को सो जाओगे ना तो सपना देखना, तब सोचना कि अच्छा मेरे गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ गए, मैं फर्स्ट आ गया एक दिन रात को पढ़ के। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रियलिटी में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, साल की स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस ड्रीम को ना ड्रीम ही समझ के रहना कि आप एक दिन पढ़ के जो बच्चों ने जैसे मार्क्स आ जाते थे अब आ जाएंगे, नहीं, अब नहीं आएंगे, अब आपको शुरू से पढ़ना है। सिलेबस इतना ह्यूज है हर सब्जेक्ट का कि ऐसे नहीं कवर कर पाओगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।